हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्रेया एक बहुत ही प्यारी और संस्कारी लड़की थी। ऐसे ही एक दिन वो द फर्जी कैफे में अपने फ्रेंड्स का वेट कर रही थी और 2 घंटे से वेट करते हुए वो अपने फ्रेंड कबीर को कॉल करती है। कबीर, तुम आ रहे हो या मैं चली जाऊं? और कितना इंतजार करवाओगे तुम? कब से वेट किए जा रही हूँ। श्रेया यार, मैं तो आ रहा हूँ। 10 मिनट में कबीर जल्दी से उसके पास पहुँचता है और घुटनों पर बैठकर उसका हाथ पकड़ के कहता है, श्रेया जान, सॉरी, अब आ गया ना, प्लीज मुझसे नाराज मत हो। देखो, बाइक भी छोड़ कर आया हूँ रास्ते में। अच्छा ठीक है, नहीं हूँ अब मैं तुमसे नाराज, लेकिन तुम समझते क्यों नहीं हो? कब से अकेली बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पता भी है, एक लड़का मुझे घूरे जा रहा था तब से। कहाँ है? कौन है? बताओ, अभी उसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। अरे कबीर रिलैक्स, चला गया वो यहाँ से। और वैसे भी वो मुझे सिर्फ घूर रहा था, कुछ करने की हिम्मत नहीं थी उसमें। चलो अब कुछ ऑर्डर करते हैं ना, मुझे बहुत भूख लगी है। कबीर वेटर को बुलाकर श्रेया का फेवरेट चीज ऑर्डर करता है और ऑर्डर लाने के बाद उसे अपने हाथ से खाना खिलाता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भरी बातें करते हैं, जिसके बाद वो उसके लिए गिटार भी बजाता है और कुछ देर बाद उसे हक करते हुए कहता है, श्रेया, आई लव यू सो मच। कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी। I can't believe this. हाँ कबीर, मुझे भी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। और आई लव यू टू वेरी मच। कबीर, अब हमें चलना चाहिए, घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे ना। दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं और कुछ दिन बाद श्रेया की हल्दी और मेहंदी की रस्म होती है। सभी बहुत खुश होते हैं। अपनी बेटी के हाथों में मेहंदी लगते हुए देख मीना कहती है, श्रेया, अब तेरी विदाई हो जाएगी। ये घर सूना हो जाएगा बेटा। तेरे बिना तेरी आवाज सुनने को तरस जाएंगे हम। माँ, आप ऐसे मत बोलो, शादी ही तो हो रही है मेरी। आपका जब मन करे आप मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। 2 दिन बाद कबीर श्रेया की धूमधाम से शादी हो जाती है और श्रेया अपने ससुराल पहुंच जाती है और कुछ ही दिनों में वो वहाँ की सारी जिम्मेदारियाँ बखूबी संभाल लेती है। श्रेया खाना बनाकर अपनी सास ममता और पिता को खिलाती है। उसके हाथ का खाना खाकर सब बोलते हैं, वाह बहू वाह, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाय, तूने तो मेरा दिल ही जीत लिया। तू भी बैठ जा, खा ले खाना। शुक्रिया माँ जी, कोई नहीं, मैं आपके बाद खाना खा लूंगी। वाह श्रेया, बहुत टेस्टी खाना बनाया है। माँ सही कह रही है, तुम भी बैठो। ठीक है, आप दोनों अब इतना बोल ही रहे हैं तो खा लेती हूँ। अरे बहू, परसों वापस आ रही है हमारी दीपिका, तो तू उसके पसंद का बना लियो। हाँ अच्छा माँ जी, दीदी हॉस्टल से वापस आ रही हैं? सब साथ मिलकर खाना खा लेते हैं। 2 दिन बाद उसकी नंद दीपिका वापस आती है और अपने बैग्स बाहर ही छोड़ देती है। उसकी जगह श्रेया उसके बैग्स उठाकर लाती है और डायरेक्ट अपने कमरे में चली जाती है। अरे दीदी रुकिए तो, आपका कमरा अब यहाँ नहीं है। भाभी, ये मेरे रूम को क्या हुआ? ये इतना चेंज कैसे हो गया? वो दीदी, माँ जी ने हमारा रूम आपके रूम में शिफ्ट कर दिया है। एक्चुअली इनका पहले वाला कमरा थोड़ा छोटा था ना, इसीलिए। रहने दो भाभी, आप ना प्लीज माँ के नाम पर मुझे झूठ तो बोलो ही मत। आपने ही कहा होगा उन्हें। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। तभी वो ममता के पास आकर कहती है, माँ, आपने मेरा रूम भाभी को क्यों दे दिया? बेटा, तेरे भाई को दिक्कत हो रही थी छोटे कमरे में, इसीलिए तेरा भी दे दिया। वो सब छोड़, देख तेरी भाभी कितना अच्छा खाना बनाती है। कल को तेरी भी शादी होगी तो तू भी अपनी भाभी से ये गुण सीख ही ले। हाँ माँ भी ना भाभी की बातें कर रही हैं। इतने दिन बाद आई हूँ, ये नहीं कि कुछ मुझसे भी पूछे। अरे बेटा रुक तो, चली गई। पता नहीं कब इसका मुंह कद्दू की तरह फूल जाता है। हाँ शाम को तीनों
एक साथ बैठी हुई होती हैं। तभी ममता दीपिका को कहती है, दीपिका बेटी, ये ले चाबी और लॉकर में से वो जो गोल्ड का सेट अभी बनवाया था ना, लेकर आ। हाँ, ओके माँ, ये लो। पर आप इसका करोगी क्या? अभी बताती हूँ। अरे बहू, जरा इधर तो आ। जी माँ जी। ये ले बहू, ये तेरा शगुन है, शगुन। इसकी क्या जरूरत थी? आपका आशीर्वाद ही मेरा शगुन है। श्रेया वो गोल्ड सेट रख लेती है। इस बात से वो चिढ़ जाती है। कुछ देर बाद वो जानबूझकर अपने रूम में पानी फिरा देती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी, ये क्या है? आपसे ये काम ठीक से नहीं होता ना? देखिए फर्श पर कितना पानी बिखरा हुआ पड़ा है। अभी मैं गिर जाती तो? कोई बात नहीं दीदी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। श्रेया पोछा लगाकर सब साफ कर देती है। तो कभी उसके किए काम को खराब करके कभी ममता तो कभी रणबीर से डांट पड़वाती, लेकिन वो फिर भी बुरा नहीं मानती। ऐसे ही एक दिन वो अपने बीएफ रोहित के पास चली जाती है और उससे कहती है, रोहित यार, जब से मेरी भाभी आई है ना, मुझे तंग करके रख दिया है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम मुझसे शादी कब करोगे? बस देन कुछ महीने और मेरी जॉब लग जाएगी, फिर तो तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। इतना कहकर रोहित दीपिका को फंसाकर उसके करीब आकर उसके साथ सब कर लेता है और उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। इस बात का दीपिका को कुछ पता नहीं चलता। कुछ दिन बाद वो रोहित को बहुत कॉल्स करती है, पर उसका फोन स्विच ऑफ बताता है। इस बात से वो बेहद परेशान हो जाती है और अगले दिन उसके फोन पर एक वीडियो आती है जिसमें वो रोहित के साथ होती है। तभी एक कॉल आता है जो ब्लैकमेलर का होता है, जो कहता है, अपनी कलाकारी तो तुमने देख ली होगी अभी। अगर पूरी दुनिया को दिखाना नहीं चाहती हो तो 5 लाख का इंतजाम कर लो शाम तक, वरना पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दूंगा तुम्हें। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज। ये सुनने के बाद वो बहुत रो रही होती है। तभी श्रेया उसके रूम में उसे दूध का ग्लास देने आती है और उसे रोता हुआ देख उससे कहती है, दीदी क्या हुआ? आप ऐसे परेशान क्यों हो? क्या हुआ, मुझे कुछ बताइए। भाभी भाभी, वो किसी ने मेरे रोहित के साथ वीडियो बना ली है। अब मैं क्या करूं? ये रोहित कौन है दीदी, और कैसी वीडियो? मुझे बताइए तो सही। श्रेया के पूछने पर दीपिका उसे सब कुछ बता देती है। तुम चिंता मत करो दीपिका, बस जैसा मैं कहती जाऊँ ना वैसा करती जाना। ठीक है। श्रेया दीपिका से कहकर उस ब्लैकमेलर को कॉल करके शाम को पैसे देने के लिए बुलाती है। श्रेया दीपिका के साथ छुपकर एक खंडहर जगह पर पैसे देने जाती है। ब्लैकमेलर अपने मुंह पर मास्क लगाकर आता है और दीपिका उसे पैसे देती है और कहती है, देखो देखो, मैंने तुम्हारे कहने से 5 लाख रुपए दे दिए। प्लीज प्लीज अब वो वीडियो डिलीट कर दो। बहुत अच्छा काम किया तुमने, बट सॉरी डार्लिंग, वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर दीपिका उसे मारने जाती ही है। इतने में श्रेया उसके सर पर बड़ी ही भारी चीज से हमला करती है, जिसके कारण वो ब्लैकमेलर अधमरा हो जाता है। दीपिका उसकी शक्ल देखती है तो पाती है कि वो रोहित है, उसका बीएफ। उसी ने उसके साथ ये सब किया। श्रेया पुलिस को कॉल करके इस हादसे की जानकारी देती है और पुलिस की मदद से वो सभी अश्लील वीडियोस डिलीट करवा देती है और दीपिका अपनी भाभी श्रेया को तहे दिल से थैंक यू बोलती है और इस तरह दोनों ननद और भाभी सहेलियां बन खुशी खुशी रहने लगती हैं। अवनी एक अनाथ लड़की थी जिसकी परवरिश मंदिर के एक पुजारी ने की थी। उन्होंने उसकी शादी राज नाम के लड़के से करवा दी थी। राज के भी माता पिता का कुछ सालों पहले देहांत हो चुका था, पर राज बहुत ही अमीर फैमिली से था। उसके परिवार में उसकी छोटी बहन ऋचा रहा करती थी, जिसका स्वभाव बहुत ही घमंडी किस्म का था। वो आए दिन अवनी से किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा किया ही करती थी। ऐसे ही एक दिन अवनी सबको खाना परोसती है। सभी लोग खाना खा रहे होते हैं,
कि तभी ऋचा चुपके से नकली कॉकरोच खाने में डाल देती है और चिल्लाते हुए अवनी से कहती है, ओ माय गॉड, ए गवार लड़की, तुम हमें मारना चाहती हो क्या? खाने में मरा हुआ कॉकरोच है। ये कैसे हुआ? मैंने तो खाना ढक के रखा था। तो तुम कहना क्या चाहती हो? ये कॉकरोच इसमें मैंने डाला है। अवनी, जो गलती है वो माना करो, समझी? सवाल जवाब मत करो। माफ करना मुझे, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे हद हो गई है किसी चीज की, जब देखो गलती करती रहती हो। अरे मेरी बहन से ही कुछ सीख लो। अवनी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। तभी राज उसके पीछे पीछे कमरे में चला जाता है और राज अवनी को पीछे से उसकी कमर पकड़कर जोर से हक कर लेता है। तभी अवनी कहती है, छोड़ो मुझे, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मुझसे कोई गलती ना हो, लेकिन पता नहीं कैसे और कहाँ चूक हो जाती है मुझसे। पागल, तो गलतियों से ही इंसान सीखता है और ये तो होता रहता है बाबू। पर मुझसे बहुत गलतियाँ होती हैं, आप ही बताइए क्या करूँ मैं? मुझसे प्यार करो, सब ठीक हो जाएगा। आपको बस मजाक ही दिखता है। मजाक के अलावा प्यार भी दिखता है मुझे, जो कि मुझे बहुत करना है तुम्हारे साथ। हटो ना, मेरा मूड बहुत खराब है। अरे तो मूड बना देता हूँ ना अभी। अच्छा जी, मतलब चाहती हो कि मूड बने तुम्हारा? हटो जी, आप बस ऐसे ही कुछ भी बोलते हो। राज अवनी को अपनी तरफ खींचते हुए किस करता है और फिर उसको किस करते हुए हक कर लेता है। दोनों इस तरह एक दूसरे के प्यार में मदहोश हो जाते हैं और कुछ प्यार भरे लम्हे एंजॉय करते हैं। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन राज अवनी से कहता है, अवनी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और आज मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मेरे लिए व्हाइट शर्ट आयरन कर दो। जी अभी कर देती हूँ। अवनी राज की शर्ट को आयरन करने लग जाती है। इस बीच ऋचा उसको आवाज लगाती है और अपनी प्रेस को साइड में रखकर ऋचा के पास जाती है, पर देखती है वहाँ ऋचा तो है ही नहीं। अवनी दोबारा शर्ट आयरन करने लगती है तो देखती है कि राज की शर्ट बुरी तरह से जल गई है। ये सब देख अवनी बहुत रोने लगती है। तभी वहाँ राज आ जाता है और ये सब देखकर गुस्से से आंख बबूला हो जाता है और अवनी को खिंचाकर एक तमाचा जड़ देता है और गुस्से से कहता है, एक काम ठीक से नहीं कर सकती तुम। तभी वहाँ ऋचा आती है और कहती है, क्या हुआ भैया? अरे एक काम ठीक से नहीं करती। ये बात तो बिल्कुल सही बोली भैया आपने। आज से घर का हर जरूरी काम ऋचा करेगी। और ऋचा अपने ही बनाए जाल में फंस जाती है और घर का सारा काम उसके ऊपर आ जाता है, जैसे सुबह जल्दी उठकर खाना बनाना, रात का खाना, राज के कपड़े धोना, उसको आयरन करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे ही एक दिन ऋचा के FB अकाउंट पर अमन नाम के लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। ऋचा उसे एक्सेप्ट कर उससे चैट करने लगती है और कुछ ही दिनों में उसको अपना पर्सनल नंबर भी दे देती है। कुछ दिन तक दोनों फोन पर बात करते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाते हैं। ऋचा एक हॉट सी ड्रेस पहनकर उससे मिलने जाती है। दोनों एक होटल में जाते हैं और वहाँ अमन घुटने के बल बैठकर उसको रिंग पहनाते हुए प्रपोज करता है और कहता है, जब मैंने तुम्हारी पहली बार आवाज सुनी थी ना, तभी से मुझे तुमसे प्यार हो गया था। क्या तुम हमारी इस लव रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहोगी? वो कैसे? हम दोनों के एक होने में अपनी सहमति देकर। नहीं नहीं, मुझे ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। बेबी, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और एक छोटी सी चीज ही मांग रहा हूँ और तुम वो भी नहीं दे सकती मुझे। विश्वास नहीं है क्या मुझ पर? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है अमन, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। नहीं नहीं, मैं सही समझ रहा हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास होता तो तुम मुझे हाँ बोलती, ऐसे बातें नहीं करती। मैं अब हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। अरे बाबा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर लूंगी। ऋचा उसकी बातों में आ जाती है और अमन उसके करीब आने लगता है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन ऋचा के फोन पर अमन एक वीडियो भेजता है, जो कि उसी होटल के रूम की वीडियो थी जहां पर ऋचा अमन से मिली थी।
वीडियो देखकर ऋचा के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। तभी उसके फोन पर अमन का फोन आता है। अगर तू चाहती है ये वीडियो कहीं ना जाए तो 1 लाख रुपए लेकर मेरे पास उसी होटल में आ। तेरे सामने वो वीडियो डिलीट करूंगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अमन, जो तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हो? अरे मेरे कमाने का तरीका है ये। ऋचा बहुत रोने लगती है और अवनी के पास जाती है और उसके गले लगकर खूब रोती है और उसको सारी बात बताती है। अवनी उससे कहती है, ऋचा, मैं आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालूंगी। ये हर लड़की के लिए सीख है कि कभी भी सोशल मीडिया साइट्स पर मिले लोगों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ना तो वो हमको जानते हैं ना ही हम उन्हें हमारी प्रॉब्लम कभी समझ नहीं आएगी। इसलिए किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए कि ऐसा दिन देखना पड़े। अगले ही दिन अवनी ऋचा को 1 लाख रुपए देती है और उसको उसी होटल में भेजती है। ऋचा वहाँ पहुँचकर अमन से कहती है, तुम वो सारे के सारे वीडियोस डिलीट कर देना और हाँ, किसी और को ऐसे कभी परेशान भी मत करना। अबे करूंगा, तेरा क्या जाता है? जो तेरे साथ किया वो और लड़कियों के साथ करूंगा और तू निकल अब यहाँ से। वहाँ अवनी आ जाती है और उसको 3 से 4 तमाचे लगाती है और उसका फोन छीन लेती है और कहती है, तुझे क्या लगता है सिर्फ तू ही होशियार है? फोन लेने से क्या कर लेगी तू? इसकी और भी कॉपीज पड़ी है मेरे पास। तू यहाँ से सही सलामत जाएगा तब अपलोड करेगा ना वीडियो। थोड़ी ही देर बाद वहाँ राज और पुलिस आ जाती है और पुलिस अमन को मारते मारते गिरफ्तार कर लेती है। तभी ऋचा राज और अवनी से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए भैया, माफ कर दीजिए भाभी। मैंने आपके साथ में बहुत गलत किया है और आज इस मुश्किल समय में आप मेरे साथ खड़ी हैं। जो हुआ उसको भूल जाओ। हाँ ऋचा, मैं हमेशा से भाभी को नीचा दिखाने के लिए कुछ न कुछ करती ही रहती थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मुझे इस बात का बहुत पछतावा है कि मैंने आपके साथ इतना गलत किया। राज और अवनी दोनों उसको माफ कर देते हैं और तीनों वहाँ से घर आ जाते हैं और ऐसे ही हंसी खुशी समय बीतता जाता है और ऋचा के लिए एक रोहन नाम के लड़के का रिश्ता आता है और कुछ ही महीनों बाद दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है। पल्लवी और उसका पति अमर किसी से बचकर भाग रहे होते हैं और भागते भागते वो लोग एक बड़ी सी बिल्डिंग के एक कमरे में चले जाते हैं जहाँ हल्की सी रोशनी होती है और अमर अपने फोन की लाइट जलाकर पल्लवी से कहता है, लगता है हम किसी शोरूम या मॉल में हैं। वाओ, कितने अच्छे कपड़े हैं यहाँ। चलिए ना, ट्राई करते हैं। पल्लवी, तुम पागल वागल हो क्या? यहाँ हम पुलिस से छुपते फिर रहे हैं और तुम बोल रही हो कि इन कपड़ों को ट्राई करते हैं। अमर जी, आप मेरी बात सुनिए। हम अपना हुलिया चेंज कर लेंगे, फिर वो पुलिस वाले हमें पहचान नहीं पाएंगे और हम अपनी बेगुनाही का सबूत भी ले आएंगे। पल्लवी का ये आइडिया अमर को बहुत पसंद आता है और वो दोनों एक एजेंट का भेष बनाकर वहाँ से बाहर निकलते हैं। साथ ही पुलिस की नजरों से बचकर एक होटल की खिड़की से होटल के अंदर चले जाते हैं और होटल के किचन में जाकर वो अपने और अमर की बेगुनाही के सबूत ढूंढने लगती है। ऐसे में जब उसे सबूत मिलता है तो वो बोलती है, अमर जी, हमारी बेगुनाही का सबूत मुझे मिल गया। तभी पल्लवी की सासू माँ वहाँ आती है और उसके मुंह पर पानी मारते हुए उससे बोलती है, अरे ओ महारानी, सूरज सर पे आ गया, सुबह के 10 बज चुके हैं, तेरी तो आँख ही नहीं खुली अभी तक। क्या माँ जी, इतना बढ़िया सपना देख रही थी मैं, आपने एंड मौके पर जगा दिया और मेरा सपना खराब हो गया। अरे करम जली, सपने देखने के अलावा कुछ और भी कर लिया कर। रात में अमर के ऑफिस से कुछ लोग आ रहे हैं, तू उनका स्वागत करने के अलावा यहाँ बैठी बैठी सपने देख रही है। चल जाकर काम कर। माँ जी, सपने देखने में कोई बुराई थोड़ी ना है। सपने देखेंगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे? सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने देखने के पीछे आलसी बनना, दिन भर सोना, ये बहुत गलत है। चल जल्दी उठ और घर का सारा काम कर। आई बड़ी सपने देखने वाली। पल्लवी महारानियों की तरह अपने बिस्तर से उतरकर फ्रेश होने चली जाती है और उसके बाद किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। खाना बनाते बनाते वो एक बार फिर से अपने सपनों की दुनिया में खो जाती है और सोचने लगती है, साथ ही साथ बड़बड़ाने भी लगती है
कि वो एक बहुत ही बड़े घर की बहू है, जहाँ उसे एक नौकर उसके लिए बेड पर ही जूस लेकर आता है और उससे कहता है, बेबी जी ये आपका जूस, और आज लंच में क्या बनाना है वो भी बता दीजिए। एक काम करो, शाम को पिज्जा बना दो, बिकॉज यू नो मुझे पिज्जा कितना पसंद है, और बाकियों से पूछ लो, उन्हें जो पसंद है वो बना दो। और हाँ, माली ने पौधों को पानी दिया? इसके बारे में मुझे नहीं पता है बेबी जी। ठीक है, कोई नहीं, मैं खुद ही जाके देख लेती हूँ। इतना बोलकर वो जूस का ग्लास एक टेबल पर रखकर अपना चश्मा उठाकर सर पर लगाकर घर के बाहर अपने गार्डन में जाकर फूलों को देखती है, जिसमें से उसका फेवरेट गुलाब का एक पौधा मुरझाया हुआ होता है। ये देखकर वो अपने सभी नौकरों को आवाज लगाकर बोलती है, रामू, राजू, चीकू, माली काका, कहाँ मर गए सारे के सारे? यहाँ अभी के अभी। अरे आप लोगों की वजह से मेरा ये रोज का पौधा रोज की तरह मुरझा गया है। सारे नौकर उसके सामने सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं और पल्लवी जोरों से उन्हें डांटना शुरू कर देती है। उसकी आवाज सुनकर कुसुम उसके पास आती है और उसकी कमर पर मुक्का मारकर उससे कहती है, हे भगवान, ये तो फिर से सपने की दुनिया में खो गई। अरे करमजली नास पिटी, निकल जा अपने ख्याली पुलाव से बाहर। हाँ माँ जी, ख्याली पुलाव तो कब का बन गया, बस आटे की सब्जी बनानी है। नास पिटी तभी बोलती हूँ तुझे, होश में रहा कर और सपनों की दुनिया से बाहर निकल, क्योंकि आटे की कभी सब्जी नहीं होती। पर हाँ, ख्याली पुलाव तो तुझसे बेहतर कोई बना ही नहीं सकता। सॉरी माँ जी, मेरा मतलब है कि बस रोटी बनानी बाकी है, बाकी सब कुछ बन गया। अरे मुझे तो डर लगता है कहीं तू सपने में ही कुछ कर ना दे, जब देखो तब सपनों में ही खोई रहती है। अरे माँ जी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप जानती हो ना, ये आदत है मेरी। जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि सपनों से निकल और हकीकत में जी, नहीं तो एक सपना मैं भी रोज देखती हूँ कि तुझे घर से रफा दफा कर दूं। सोच ले, अगर ये सपना सच हो जाए तो सोच ले तेरा क्या होगा, क्योंकि मुझे तेरे लक्षण ठीक नहीं लगते। तभी पल्लवी डरते हुए उससे कहती है, माँ जी, आपको तो बस यही लगता है कि मैं हमेशा ख्याली पुलाव ही बनाती हूँ। अरे मैं अपने सपनों को पूरा भी कर सकती हूँ, बस भगवान साथ दे तो। बहू, तुझे सपना देखना ही है ना तो तू देख, पर ऐसे सपने मत देख बहू कि वो पूरे ना हो सके, क्योंकि जब सपने टूटते हैं ना तो बहुत दुख होता है। और जिस तरह के तेरे सपने हैं वो सिर्फ सपनों में ही पूरे हो सकते हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बेटा इसीलिए अपना काम पर ध्यान दे, इन सपनों की दुनिया से बाहर निकल। ये सब बोलकर कुसुम वहाँ से चली जाती है और रात को अमर के ऑफिस के कुछ दोस्त उसके घर आते हैं, जहाँ पल्लवी उन सभी के लिए खाना लाती है कि तभी उसका एक दोस्त अंकित अमर से कहता है, यार तू भाभी को कहीं लेकर क्यों नहीं जाता, बेचारी कितना काम करती हैं। यार इतनी सैलरी भी तो होनी चाहिए ना, अब तुझे तो पता ही है ना अपनी सैलरी कितनी कम है, और वैसे भी तेरी भाभी अपने सपनों में ही हर जगह घूम लेती है, तो उसको कहीं जाने की क्या ही जरूरत है। दोनों दोस्त आपस में बातें करने लगते हैं, पर पल्लवी अंकित की ये बात सुनते ही एक बार फिर से अपने सपनों में खो जाती है, जहां वो अमर के साथ आउट ऑफ द इंडिया गई होती है और अमर उसे एक मॉल में ले जाकर शॉपिंग करवा रहा होता है और बोलता है, ओहो मेरी जान, बोलो अब कहाँ जाना है? बेबी, फिर अब हम किसी फेमस से होटल में खाना खाएंगे, उसके बाद घूमी घूमी करेंगे और फिर ढेर सारा रोमांस करेंगे। पल्लवी अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई होती है कि तभी अंकित उससे कहता है, भाभी जी क्या हुआ, आप फिर कहीं खो गए क्या? कुछ भी तो नहीं, वो तो मैं बस कुछ सोच रही थी। कोई बात नहीं भाभी जी, वैसे अमर मुझे बता रहा था आपको सपनों में जीने का शौक है, तो आप अपने सपने पूरे क्यों नहीं करती? सपने तो बस सपने होते हैं अंकित भैया, और अकेले सपने देखूंगी तो उन्हें पूरा कैसे करूंगी। और वैसे भी इनको और सासू माँ को तो मेरा सपने देखना भी पसंद नहीं है, तो उन्हें पूरा कैसे करूं, इसलिए बस अपनी ख्याली दुनिया में ही मैं एक अच्छी जिंदगी जी लेती हूँ। पल्लवी की ये बातें सुनकर अमर को उसकी बातों की गहराई समझ आती है। वहीं अंकित पल्लवी को ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताता है कि आखिर किस तरह पल्लवी घर बैठे बैठे अपना खुद का बिजनेस कर सकती है, जिस पर पल्लवी उससे कहती है, पर भैया मुझे कुछ नहीं पता इन सब के बारे में, मैं अकेली कैसे कर पाऊंगी? भाभी आप अकेली कहाँ हो, अमर है ना और मैं भी हूँ। पल्लवी
तुम सपने देखो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ देने के लिए। अब हम दोनों एक साथ मिलकर तुम्हारे सभी सपनों को पूरा करेंगे। जिसके बाद अमर अब पल्लवी का साथ देता है और हस्बैंड वाइफ मिलकर ऑनलाइन कपड़ों का बिजनेस शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका ये बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। पल्लवी दिन रात मेहनत करती है और धीरे धीरे वो अपना अमीर बनने का सपना पूरा कर लेती है और अब उसके पास खुली आंखें तो क्या, बंद आंखों से भी सपने देखने का टाइम नहीं होता। अपनी बहू की कामयाबी देखकर कुसुम बहुत खुश होती है। ऐसे ही कुछ वक्त के बाद पल्लवी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। 9 महीने पूरे होने के बाद वो एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम वो सपना रखती है और फिर सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। श्वेता रोते हुए घर से निकल जाती है और उसके पीछे उसकी सास भावना उसे रोकने के लिए जाती है कि तभी वो देखती है कि सामने से एक तेज रफ्तार की गाड़ी उनकी तरफ बढ़ रही है। वो जल्दी से अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसे धक्का देकर साइड कर देती है और खुद कार के आगे आ जाती है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे देखकर श्वेता के होश उड़ जाते हैं। श्वेता अपनी सास की डेड बॉडी के पास बैठकर रोते हुए बोलती है, मुझे कभी आपकी कद्र समझ नहीं आई। आज जब इतना सब कुछ हो गया तो उसके बाद मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। काश ये अकल मुझे पहले ही आ गई होती जब मैं शादी कर इस घर में आई थी। बहू, ये देख मैं तेरे लिए खिचड़ी लेकर आई हूँ। सुबह से तेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना? माँ जी, मेरे बस सर में दर्द था। मैं कोई 5-6 सालों से बीमार नहीं हूँ जो मेरे लिए खिचड़ी बनाकर ले आई। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं तेरे लिए कुछ और बनाकर लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है आपको ये सब करने की। अब एक काम कीजिए, रात के खाने की तैयारी कर लीजिए। प्रतीक जी आते ही होंगे और हाँ, जितना बोलूं उतना ही बनाना, वरना पता चला 10 मोहल्लों का खाना बना दिया आपने। भावना अपनी बहू की बातें सुनकर रात के खाने की तैयारियां करने लगती है और श्वेता के बताए अनुसार खाना बनाती है। श्वेता रात में प्रतीक के आने के बाद उसके साथ बैठकर खाना खाती है और फिर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। दोनों के जाने के बाद भावना खाना खाने के लिए रसोई में जाती है और देखती है कि सारा खाना खत्म हो चुका है और रसोई में उसके खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फिर उसकी नजर झूठे बर्तनों पर जाती है। ऐसे में भावना बिना कुछ खाए उन झूठे बर्तनों को धोने लगती है कि तभी प्रतीक रसोई में आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आपने कुछ खाया या नहीं, या पानी पीकर ही अपना पेट भर लिया? अरे पानी पीकर मैं अपना पेट क्यों भरूंगी जब खाने के लिए इतना सब कुछ था ही। खाना मेरे सर की कसम, आपने खाना खाया या नहीं? भावना अपने बेटे के सर की कसम नहीं खाती और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अपनी माँ की आंसू देखकर प्रतीक बोलता है, माँ, मैं आपके खाने के लिए कुछ बाहर से लाकर देता हूँ, पर आप खाली पेट नहीं सोएंगी। अरे नहीं, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सच में मुझे भूख नहीं है। अगर भूख होती तो मैं बनाकर खा लेती। माँ, कैसे बना लेती? इस घर का तो एक पत्ता भी श्वेता की मर्जी से हिलता है। मुझे माफ करना माँ, मैं आपको कोई खुशी नहीं दे पा रहा हूँ, मैं मजबूर हूँ। अरे मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तुझ जैसा बेटा मिला है, वरना आजकल के जमाने में कहाँ ऐसे बेटे मिलते हैं। और रात बहुत हो चुकी है, तू जाकर सो जा। भावना प्रतीक को सोने के लिए भेज देती है और खुद भी बर्तन साफ करके सो जाती है। अगली सुबह ही श्वेता की माँ दिव्यानी उसके घर आती है और भावना को काम करता हुआ देखकर वो अपनी बेटी से कहती है, मेरी फूल सी बच्ची, कैसी है तू? तेरी सास तुझ पे कोई जुल्म तो नहीं करती? माँ, अब क्या बताऊँ, पता नहीं इस बुढ़िया से मेरा पीछा कब छूटेगा। क्यों, क्या हुआ? इससे एक काम तो होता नहीं, जितना काम नहीं करती उससे ज्यादा तो राशन ठूस लेती है अपने पेट में। अगर एक रात खाती नहीं है ना तो जुबान कैंची की तरह चलने लगती है। देखते रहना तू, कहीं तेरी सास तेरी भाभी की तरह सर पे न चढ़ जाए तेरे। हाँ माँ, तभी तो मैंने इस बुढ़िया को अपनी जूती के नीचे दबा कर रखा है, ताकि अगर ये मुझसे जबान चलाए ना तो मैं इसकी जबान ही खींच लूंगी। और उस नीतू चुड़ैल ने आज आपको
आने कैसे दिया? अरे उस कलमुही का बस चले तो मुझे तो घर से ही ना बाहर जाने दे। पर मैं भी बहुत तेज हूँ, उसे झूठ बोल कर आई हूँ कि मैं तेरे मामा ससुर के साथ बाहर जा रही हूँ। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और दिव्यानी अपनी बेटी के ससुराल में आराम से दिन बिताने लगती है। दोनों माँ बेटी घंटों घंटों बातें किया करती और भावना बेचारी पूरे दिन घर का काम करती रहती और उन माँ बेटी की सेवा करती। ऐसे ही एक दिन काम करते हुए भावना के घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो घर का काम नहीं कर पाती। ये सब देखकर श्वेता को बहुत गुस्सा आता है और वो भावना से कहती है, अच्छा बुढ़िया, 2 दिन से मैंने तेरी क्लास नहीं ली तो तीसरे दिन तू मेरे सर पे चढ़ के तांडव करेगी? रुक, अभी बताती हूँ तुझे। श्वेता इतना बोलकर बिना अपनी सास की बात सुने उस पर हाथ उठाती है कि तभी वहाँ पर नीतू आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और श्वेता से बोलती है, दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं। अरे शर्म नहीं आती क्या अपनी मासूम सास पर हाथ उठाते हुए? बस भाभी रहने दीजिए। अरे मुझे सिखाने से पहले आप तो शर्म कीजिए। अरे आप मेरी माँ से इतना काम करवाती है तब तो शर्म नहीं आई आपको? तुम्हारी माँ इतनी गिरी हुई है फिर भी मैंने कभी उन पर कभी हाथ नहीं उठाया। और रही बात काम की, तो तुम्हारी माँ ने ही मुझे मजबूर किया है ऐसा बनने के लिए, नहीं तो ये आज मुझे जीने ही नहीं देती, जैसे कि तुम अपनी सास को नहीं जीने दे रही। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बहू तो लाखों में एक है। ये सब तो मैं बस अपनी मर्जी से करती हूँ। माँ जी, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इन माँ बेटियों को। आप भोली हो इसलिए आप पर ये अत्याचार कर रही हैं। आपको इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी। मैं तो बस यहाँ इनको लेने आई थी। अरे जब अपनी माँ पर अत्याचार हुआ तब तुम्हें पता चल गया, और जिन पर तुम अत्याचार कर रही हो वो भी तो किसी की माँ है। भूलो मत, वक्त सबका आता है, समझ जाओ कहीं देर ना हो जाए। नीतू अपनी सास दिव्यानी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगती है कि तभी वहाँ पर प्रतीक आ जाता है। प्रतीक को देखकर नीतू उससे कहती है, अच्छा हुआ प्रतीक जी, जो समय रहते आपने मुझे फोन करके माँ जी के यहाँ होने की खबर दे दी। अब मैं इन माँ बेटी का मिलना तो दूर की बात, बातें भी बंद कर दूंगी। बहुत कर ली माँ जी ने अपनी मनमानी। इतना बोलकर नीतू अपनी सास को वहाँ से ले जाती है। ये सब देखकर श्वेता को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रतीक का गुस्सा अपनी सास पर निकालने लगती है और गुस्से में अपनी सास का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर कर देती है, जिस पर प्रतीक उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर घर से निकालते हुए कहता है, बहुत हुआ तुम्हारा, तुम जा सकती हो अपनी माँ के घर, और अब निकल जाओ मेरे घर से, क्योंकि ये घर मेरी माँ का है, तुम्हारा नहीं। मैं जब तक तुम्हारे भैया के पास काम कर रहा था तब तक तुम्हारा गुलाम था, अब नहीं हूँ। श्वेता गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, जिस पर भावना अपने बेटे से कहती है, इस घर की सारी खुशियाँ हमेशा के लिए चली जाए, इससे पहले तो बहू को रोक ले बेटा। नहीं माँ, जब तक उसको अपनी गलती का एहसास नहीं होगा मैं उसको इस घर में नहीं आने दूंगा। भावना अपनी बहू को रोड की ओर जाते हुए और रोते हुए देखकर उसके पीछे जाती है कि तभी वो देखती है कि सामने से एक तेज रफ्तार की गाड़ी उसकी तरफ बढ़ रही है। वो जल्दी से अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसे धक्का देकर साइड कर देती है और खुद कार की आगे आ जाती है। ये सब देखकर श्वेता के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी सास के पास आकर बोलती है, माँ जी, आपने मुझे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। क्यों माँ जी? मेरे जैसी बहू का होना आपको कभी सुख नहीं देगा। आपने मुझे मर जाने क्यों नहीं दिया? मैंने आज तक आपकी इज्जत नहीं की, आपको सुख नहीं दिया। आपने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी? तू कैसी बातें कर रही है? तू तो इस घर की बहू है और तेरे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं। और वैसे भी मेरे तो बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। दुख तो इस बात का है कि मैं पोते और पोतियों का सुख नहीं ले पाई। इतना बोलकर भावना अपना दम तोड़ देती है और श्वेता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी प्रतीक वहाँ आता है और अपनी माँ को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। वक्त बीतता जाता है। श्वेता अपनी सास की तरह ही अपने घर को संभालने लगती है और अपने परिवार में नई खुशियाँ भरने की कोशिश करती है, जिसके बाद प्रतीक को भी ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है और वो उसे माफ करके दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। क्या हुआ अजय? मुझे 1000 रुपए दो,
मुझे बहुत जरूरी काम है। मेरे पास नहीं है तुम्हें देने के लिए पैसे। अरे अगर इतना ही जरूरी काम है तो खुद क्यों नहीं कमा लेते? तुम्हारी ज्यादा ही जुबान नहीं चलने लगी है? ओह, छोड़ो मुझे। दोस्तों, आप सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर नंदिता और अजय के बीच में चल क्या रहा है। तो हम आपको बता देते हैं कि नंदिता और अजय पति पत्नी हैं। नंदिता घर का खर्चा चलाने के लिए सिलाई का काम किया करती थी, जिससे वो घर की हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करती थी। नंदिता का पति अजय उसकी कमाए हुए पैसों से अय्याशियां करता था। ऐसे ही एक दिन नंदिता अपनी शॉप पर जाने के लिए बहुत ही लेट हो रही होती है, तो वो जल्दी जल्दी सारा घर का काम करके अपनी टेलर की शॉप पर चली जाती है। तभी उसका पति अजय चुपके से नंदिता की अलमारी से उसके जमा किए हुए कुछ पैसे चुरा लेता है और फिर सीधा ठेके पर चला जाता है। और शाम को जब नंदिता घर आती है तो वो घर का राशन का सामान डलवाने के लिए अलमारी से पैसे निकालती है, तो वो देखती है कि अलमारी में पैसे है ही नहीं। वो गुस्से में अजय के पास जाती है और उससे कहती है, अलमारी में रखे पैसे कहाँ गए? अरे मुझे क्या पता, तुझे ही पता होगा कि कहाँ गए पैसे। घर में राशन डलवाने के लिए मैंने पैसे रखे थे और घर में आपके अलावा तीसरा कोई नहीं है जो ये हरकत करेगा। हाँ, मैंने ही लिए हैं वो पैसे। जाके दोबारा कमा कर आ। अरे थोड़ी बहुत तो शर्म कीजिए, कम से कम कमा नहीं सकते तो मुझे तो 2 पैसे जोड़ने दीजिए चैन से। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे हर महीने पीने के लिए 2000 रुपए चाहिए। आपके पीने पिलाने के लिए ना मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। चले जाइए यहाँ से, आपको जो करना है वो कीजिए। तू ऐसे नहीं मानेगी ना। अजय गुस्से से नंदिता को बेल्ट से मारना पीटना शुरू कर देता है। वो बेचारी दर्द से चिल्लाने लगती है, मगर अजय को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। वो बेरहमी से उसे मारने लगता है और साथ में उसके गले से सोने का मंगलसूत्र भी छीन लेता है और उसे बेचकर फिर घर आ जाता है। बेचारी नंदिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन के बाद नंदिता शॉप पर जाती है। उसकी शॉप पर एक आशा नाम की औरत आती है और वो नंदिता के शरीर पर बने हुए सारे जख्मों को देखती है और फिर उससे बोलती है, बहन, ये तुम्हारे शरीर पे चोट कैसा है? वो तो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी तब लग गई। नहीं बहन, तुम झूठ बोल रही हो। मुझे लगता है तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ मारपीट की है ना? अब कैसे बात कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। मेरा पति भी ऐसा ही था, आए दिन मुझ पे मारपीट किया करता था और मैंने ठान लिया कि मैं अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ूंगी। मैं जितना चुप रहूंगी उतना ही अत्याचार करेंगे ऐसे मर्द। लेकिन बहन, अकेले रहने पर इस दुनिया में हमारे जैसी औरतों को ताने ही दिए जाते हैं। जीना मुश्किल कर देंगे लोग हमारा। अरे बहन, वैसे भी तुम टेलर हो और मैं भी एक फैशन डिजाइनर हूँ। अकेले कमाती हूँ, अकेले जीती हूँ, और वैसे भी हमें इन मर्दों की क्या जरूरत, हम लोग अकेले भी जी सकती हैं। वैसे फैशन डिजाइनर तो मैं भी बनना चाहती हूँ। अरे बहुत आसान है और तुम कर सकती हो। और इस कोर्स को करने के बाद कई जगह तुम जॉब तलाश कर सकती हो और इसके बाद कई फैशन कंपनी, फैशन हाउस में बतौर फैशन डिजाइनर काम भी कर सकती हो। नंदिता और आशा कुछ देर तक यूं ही बातें करते रहते हैं और शाम होते ही नंदिता वापस अपने घर लौट जाती है। तभी उसका पति नशे की हालत में उससे कहता है, कितना कमा कर लाई है आज? थोड़ी सी तो शर्म कर निर्लज, एक औरत पर अत्याचार करता है। मैं तेरा मर्द हूँ और तू मेरी घरवाली। मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा तेरे साथ। मैं चाहूँ तो तुझे नचा भी सकता हूँ और चाहूँ तो तुझे इस घर से और मेरी जिंदगी से निकाल भी सकता हूँ, समझी तू? मैं कहती हूँ दूर हो जाओ मुझसे, नहीं तो आज अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अरे मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं हूँ, जिसे जैसे चाहोगे वैसे चला लोगे। अरे मेरी छोटी सी मक्खी के छोटे छोटे पर निकलाए, आज से यह पर ही काट दूंगा। बहुत जुबान चलाती है। अजय की बात सुनकर नंदिता को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से अजय को धक्का मार देती है, जिसके कारण अजय नीचे गिर जाता है और नंदिता पास में ही रखी एक लाठी उठाकर उसकी खूब धुलाई करती है और फिर गुस्से से बोलती है, अबे बहुत हो गया तेरा,
आज तक मैं ये सोचकर सहती रही कि एक दिन ऐसा आएगा जब तू सुधर जाएगा, मगर नहीं, तूने तो ना सुधरने की कसम खा रखी है। अब अकेला यही मर यही सड़ जा रही हूँ मैं, और आज के बाद तूने मेरे पर हाथ उठाया या अपनी ये गंदी शक्ल लेकर मेरे पास आया तो मैं सीधा पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। नंदिता अपना सारा सामान पैक करके घर छोड़कर चली जाती है और एक कमरा रेंट पर ले लेती है, जिसके बाद फैशन डिजाइनर बनने के लिए अपना कॉलेज में एडमिशन करवाती है। वो दिन रात मेहनत करके अपने सपने को पूरा करती है और एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बन जाती है। साथ ही उन औरतों के लिए एक एनजीओ भी खोल देती है जो खुद के लिए कुछ करना चाहती हैं। इस तरह कुछ दिनों के बाद नंदिता के घर एक बार फिर से आशा आती है और उससे बोलती है, वाह नंदिता, आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है तुम्हारी ये तरक्की देखकर। सब आप ही की वजह से तो हुआ है। अगर समाज में हर औरत आप जैसी हो जाए तो कोई भी मर्द किसी भी औरत पर कभी हाथ ही नहीं उठाएगा। ऐसा नहीं है नंदिता, हमें खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है, तभी ये समाज हमारे पीछे खड़ा होता है और हमारा साथ देता है। और तुम खुद के लिए खड़ी हुई, आवाज उठाई, तभी तुम यहाँ तक आई हो। दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर अजय आ जाता है और नंदिता को मारने पीटने लगता है। साथ ही बोलता है, मेरी जिंदगी में आग लगाकर तू यहाँ ऐसे रह रही है, तुझे छोड़ूंगा नहीं आज मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नंदिता पे हाथ उठाने की? मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ, ना तो खुद चैन से रहते हो, ना ही दूसरों को रहने देते हो। तेरी ही गलती है सारी, तेरी वजह से ये ऐसी हुई है, वरना तो ये हमेशा से मेरी बात मानती थी। अजय जब आशा के साथ बदसलूकी करने लगता है तो नंदिता गुस्से से आग बबूला हो जाती है, जिसके बाद वो अजय को एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 से 5 जोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है, जब तक बात मेरे ऊपर थी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन आज बात आशा बहन पर आई है और मैं उनके साथ हुई बदसलूकी का बदला तुमसे जरूर लूंगी। तुझे भरपाई करने लायक छोड़ूंगा तब करेगी ना तू कुछ। नंदिता मौका देखकर पुलिस को फोन कर देती है। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पुलिस आती है और अजय को मारते पीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहाँ उसे ये बात अच्छे से समझ आ जाती है कि उसकी पत्नी की इज्जत ही उसका सम्मान है और वो उसके साथ कितना ज्यादा गलत किया करता था। साथ ही सारी उम्र वो जेल में पछतावे की आग में जलता रहता है। तो वहीं नंदिता अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करती है और खुशी खुशी एक बार फिर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये टेलर बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अपने सपने का साथ नहीं छोड़ा हो और अपने जिंदगी में कुछ बड़ा कर दिखाया हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।